बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 2022 सीएसएस पास्ट पेपर की प्रेसी। आपके सामने हम इस पैसेज को हल करेंगे। इसकी जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको आपके सामने तोड़ के दिखाएंगे और फिर इसकी एक प्यारी सी प्रेसी बनाएंगे और आपको प्रेसी भी बना के दिखाएंगे। और इस लेक्चर में हमने बहुत सारे रूल्स और नई नई बातें प्रेसी के रिलेटेड भी डिस्कस करनी है। ऑलरेडी हम 2-3 लेक्चर्स में पैसेज की प्रैक्टिस कर चुके हैं। उनको अगर आपने देखना हो सुनना हो तो उनका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं प्रेसी। 2022 का ये जो पेपर था ये उसका ओरिजिनल पैसेज था जो हमने टाइप किया हुआ है। द fear of human beings when faced with the mysteries of life, ठीक है, and their weakness by comparison with the vastness of nature created in them a need to communicate with the divine। अच्छा, इसमें प्रेसी जो होती है इसमें आपका एक जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो बहुत मैटर करता है। आपकी वोकैब, आपके पास जखीरा अल्फाज कितना है वो बहुत मैटर करता है। तो अगर आपका नॉलेज वीक है या जखीरा अल्फाज वीक है तो फिर तो आपको पैसेज की समझ नहीं आएगी। अदरवाइज पैसेज को समझना कोई इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आपकी बेसिक चीजें मजबूत है ना या अच्छी हैं तो आप पैसेज समझ सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आपको पैसेज के हर लफ्ज का मीनिंग आना चाहिए। पैसेज आप समझ सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर ये बता दूं कि अगर इसका हम देखें कि द फेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स व्हेन फेस्ड विद द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ, जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका हमें कुछ पता नहीं होता, वो राज होते हैं। ठीक, राज की बातें होती हैं, हमें उनका कोई पता नहीं होता कि क्या होने वाला है, क्या होगा, कोई पता नहीं होता। एंड देयर वीकनेस बाय कंपैरिजन विद द वास्टनेस ऑफ नेचर। और यहाँ पे वो बात कर रहा है कि जो नेचर है ना, कुदरत या फितरत जो है उसकी वास्टनेस कितनी वसी है। इवन वी कुड नॉट इमेजिन कि कितना वसी है फितरत। और फिर जब हम अपनी कमजोरियां देखते हैं ना कि हम तो जनाब एक पानी का घूंट है ना वो भी अपनी मर्जी से नहीं पी सकते अगर फितरत हमें ना पीने दे तो। ठीक है ना, हम बहुत कमजोर हैं बेसिकली। तो इसलिए जब हम नेचर की वास्टनेस को देखते हैं और अपनी कमजोरी को देखते हैं तो फिर क्या होता है, क्रिएटेड इन देम, ये हमारी बात हो रही है, अ नीड टू कम्युनिकेट विद द डिवाइन, कि डिवाइन के साथ कम्युनिकेट करने की हमें एक जरूरत महसूस होती है कि यार कोई ताकत ऐसी हो जिसके साथ हम बात कर सकें, जिसके साथ हम कुछ ऐसा डिस्कस कर सकें, जिससे हम कुछ मांग सकें। ठीक है, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा जरूर आता है जहां पे जाके इंसान ये समझता है कि यार दुनिया और माफिया में मेरा कोई हमसर, कोई मददगार नहीं है, कोई कारसाज नहीं है, कोई हाल पूछने वाला नहीं है। तो फिर एक जरूरत महसूस होती है या कोई ऐसी एक गायबाना ताकत हो जिसके साथ मैं ना बात करूं, जिससे मैं अपने शिकवे बयान करूं, जो मेरी मदद करे। कुछ ना कहीं जाके ना ये जरूरत फील होती है। लेकिन जब तक आपको कोई पूछने वाला हो, आपके कोई इर्द गिर्द मौजूद हो, तो फिर ये जरूरत आपको बाय नेचर फील नहीं होती। जब आप बिल्कुल लोन हो जाएं, अकेले हो जाएं और आपको जिंदगी के जो हालात हैं वो काफी तलख हो जाएं, तो फिर आपको ये जरूरत फील होती है कि यार कुछ ऐसा हो, कोई ऐसी ताकत हो जिसके साथ मैं बात करूं, जो मुझे सुने, मेरे सारे दुखड़े सारे गम सुने और मैं उसके साथ बात करूं। ये जरूरत फील होती है। अच्छा, ये है इसका एक इस इन लाइंस का एक तर्जमा। और डिवाइन अगर आपने देखा होगा ना, ये डिवाइन डी छोटा लिखा हुआ है, तो ये जो छोटा डी है इससे मुराद डिवाइन अल्लाह अलमाइटी नहीं है। इससे मुराद डिवाइन किसी दीगर मजहब का डिवाइन है। वो मजहब क्या है, यानी कि आपको समझ, कॉमन सेंस अगर इंसान में हो तो उसको समझ आ जानी चाहिए कि ये जो डिवाइन का डी छोटा लिखा हुआ है ये अल्लाह अलमाइटी वाला डिवाइन नहीं है। अगर अल्लाह का डिवाइन होता तो इसका तो डी जनाब बड़ा लिखते हम, लेकिन ये इसका डी क्या है, इसका डी छोटा है। मींस कि ये अल्लाह अलमाइटी वाला डिवाइन नहीं है, बल्कि जिस तरह गॉड का होता है ना, जी बड़ा हो तो इससे मुराद अल्लाह अलमाइटी होता है, ये हमारा अल्लाह होता है। और अगर जो जी है वो छोटा हो तो फिर वो किसी दीगर मजहब का खुदा होता है। ठीक है ना, दीगर मजहब में छोटे छोटे खुदा होते हैं, फिर एक बड़ा खुदा होता है, फिर छोटा खुदा होता है, और हर मामले के लिए एक अलग खुदा होता है। ये उनके अपना एक मजहब है। दे आर एट बिल्कुल फ्रीडम, दे आर इंडिपेंडेंट टू वर्शिप टू एनी गॉड। हम उनको कुछ नहीं कह सकते और ना कुछ कहना चाहिए। फ्रीडम है, आज़ादी है। आपका जो मजहब हो, जो आप करना चाहें, बिल्कुल आज़ाद दुनिया है, 21st सेंचुरी है।
हम किसी को ये मजबूर नहीं कर सकते कि आप ऐसा करो या ऐसा ना करो। हर इंसान की अपनी जाती लाइफ है। अच्छा, फिर ये डिवाइन हमारे वाला डिवाइन नहीं है, मुसलमानों वाला डिवाइन नहीं है, बल्कि ये किसी गैर मुस्लिम के डिवाइन की बात हो रही है। इतनी तो कॉमन सेंस आपको होना चाहिए और आपको समझ आनी चाहिए। विद द सुपीरियर पावर्स विच दे बिलीव रेगुलेटेड द यूनिवर्स एंड डिटरमिनेड देयर ओन फेट्स। अच्छा, ये ना जो भगवान का या खुदा का जो कंसेप्ट है ना, खुदा वैसे बाय द वे खुदा कोई लफ्ज खुदा कोई नाम नहीं है अल्लाह का। कुरान मजीद में, हदीस में आपको खुदा का लफ्ज नहीं मिलेगा। ये खुदा है गैर मुस्लिमों की जो है ना खुदा, उनकी बात हो रही है। और हम भी अपने लिए, अपने रब के लिए खुदा का लफ्ज यूज कर लेते हैं, और उसके लिए हम इंग्लिश में गॉड का लफ्ज यूज कर देते हैं, जी बड़ा लिखते हैं। अच्छा, और वो जो गैर मुस्लिम्स है ना, उनके उनका जो खुदा है ना, जो उनके मुख्तलिफ डिवाइन्स हैं, उनसे वो ये समझते हैं कि पूरी कायनात को ये चला रहे हैं। हमारे जहन में जो तखय्युल है ना अल्लाह अलमाइटी का, तो उनके जहन में अपने अपने खुदाओं का तखय्युल है। वो ये समझते हैं कि इस कायनात का सिस्टम हमारे खुदा चला रहे हैं, ठीक है ना, विद द सुपीरियर पावर्स। उनकी नजर में उनके खुदा सुपीरियर पावर्स हैं, विच दे बिलीव रेगुलेटेड द यूनिवर्स एंड डिटरमिनेड देयर ओन फेट्स। ठीक है ना जी, फेट मतलब किस्मत, डिटरमिनेड मतलब अखज करना, यूनिवर्स मतलब कायनात, रेगुलेट मतलब वो चलाते हैं, ठीक है ना। एंड दे बिलीव्ड मतलब दे से मुराद वो लोग जो खुदा की इबादत करते हैं। और कौन से खुदा की बात हो रही है? छोटे डी वाले डिवाइन की बात हो रही है, यानी कि गैर मुस्लिम के खुदा की बात हो रही है। दे बिलीव रेगुलेटेड यूनिवर्स एंड डिटरमिनेड देयर ओन फेट्स। फेट्स मतलब मुकद्दर, किस्मत, मुख्तलिफ काम, ठीक है ना। अच्छा, नॉलेज ऑफ विशेज ऑफ द गॉड्स, ये देखें जी छोटा लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये अल्लाह अलमाइटी वाला गॉड नहीं है, बल्कि ये गॉड्स है, यानी बहुत सारे खुदा। वाज ऑलवेज अ श्योर गाइड फॉर ह्यूमन बिहेवियर। अच्छा, नॉलेज ऑफ विशेज ऑफ द गॉड्स वाज ऑलवेज अ श्योर गाइड फॉर ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर के लिए ये समझना कि जो खुदा है वो किस बात पे खुश होगा, ये खुदा की क्या ख्वाहिश है। जब ह्यूमन को इस बात का पता चल जाता है तो फिर वो खुदा की ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता है। जब वो खुदा की ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता है तो फिर वो अपना काम बनवा लेता है, खुदा से रिक्वेस्ट करके, खुदा से दुआ करके वो अपना काम बना लेता है। अच्छा, ये थी लाइनें। इन शुरू की लाइंस में हमें नहीं पता चल रहा था कि ये हमें कहाँ लेके जा रहा है। इतना तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये मुस्लिम्स की बात नहीं है, इस्लाम की बात नहीं है, बल्कि किसी गैर मजहब के खुदा की बात हो रही है, क्योंकि डी हमने छोटा लिखा हुआ देखा और हमने गॉड्स का जी भी छोटा लिखा हुआ देखा। अब हम इस पे जब जहां पहुंचे तो हमें पता चला कि ये तो एंशियंट ग्रीस की बात हो रही है। ये पुराने वक्तों के, कभी जो यूनान की जो थे लोग, उनकी बात हो रही है। इन एंशियंट ग्रीस द प्रिसाइज नेचर ऑफ दीज विशेज वाज डिकोडेड बाय द आर्ट ऑफ गिविंग ओरेकल्स। ओरेकल्स क्या होता है? ओरेकल्स होता है गैब की बात बताना, फ्यूचर की किसी भी जो कोई कोई एस्पेक्ट है, कोई फिनोमिना है, उसको कबल अज वक्त आगाह कर देना लोगों को कि ये ऐसा होगा, ठीक है ना। फ्यूचर, गैब का इल्म बता देना कि ऐसा होगा, ये होता है ओरेकल्स। बाय द आर्ट ऑफ गिविंग ओरेकल्स प्रैक्टिस बाय सूटसेयर्स। जब ओरेकल्स का पता आपको चल गया तो प्रैक्टिस बाय सूटसेयर्स। सूटसेयर्स कौन होते हैं? सूटसेयर्स वो लोग होते हैं जो फ्यूचर की प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है ना, मुस्तकबिल की प्रिडिक्शन करते हैं। हु हैड द गिफ्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द साइंस और सिग्नल सेंट बाय द गॉड्स। जो उनके खुदाओं की तरफ से मुख्तलिफ सिग्नल्स और साइंस उनको सेंड होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करने की उनके अंदर सलाहियत होती है, उन सूटसेयर्स के अंदर। ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं? ये एंशियंट ग्रीस की बात कर रहे हैं, ग्रीक की बात कर रहे हैं, ठीक है। सूटसेयर अटर्ड देयर ओरेकल्स। अटर्ड मतलब बयान करना। वो जो सूटसेयर्स अटर्ड देयर ओरेकल्स बाय इंटरप्रेटिंग फ्लैशेस ऑफ लाइटिंग। फ्लैश क्या होती है? मोबाइल की फ्लैश, फ्लैशेस ऑफ लाइटिंग, मुख्तलिफ लाइट्स की जो सोर्सेज हैं, मुख्तलिफ लाइट। इंटरप्रेटिंग फ्लैशेस ऑफ लाइटिंग, रोल्स ऑफ थंडर। थंडर क्या होता है? बिजली का चमकना। जो जब बादल गरजता है ना, गरजता है तो उस वक्त लाइटिंग होती है आसमान पे और बिजली गरजती है और चमकती है और गिरती है और नुकसान करती है, ये थंडरिंग होती है, ठीक है। और रोल्स ऑफ थंडर आर द फ्लाइट्स ऑफ सर्टेन बर्ड्स। यहाँ पे मौलाना रूम का मुझे एक कोटेशन भी याद आ रही है, वो भी मैं आपको सुना दूं। मौलाना रूम की एक कोटेशन है कि जो है ना, रेज योर वर्ड्स नॉट योर वॉइस बिकॉज इट इज रेन दैट ग्रोज फ्लावर्स नॉट थंडर। मतलब अपने अल्फाज में ताकत पैदा करो,
ना कि अपनी आवाज ऊंची करो। अच्छा, उसके बाद आर द फ्लाइट्स ऑफ सर्टेन बर्ड्स ऑफ प्रे, ये वैसे मैंने आपको बाय द वे सुना दिया, इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं था। रोल्स ऑफ थंडर आर द फ्लाइट्स ऑफ सर्टेन बर्ड्स ऑफ प्रे, वो थंडर का मुख्तलिफ बिजली का चमकना, लाइटिंग, और फ्लाइट्स ऑफ सर्टेन बर्ड्स ऑफ प्रे, जो मुख्तलिफ शिकार करने वाले परिंदे उनकी उड़ान से। ओमन्स, ओमन्स क्या होते हैं? ओमन्स होते हैं जी शगुन। अच्छा शगुन होता है, एक बुरा शगुन होता है। काली बिल्ली का रास्ता काट लेना एक बुरा शगुन है, खरगोश का रास्ता काट लेना एक अच्छा शगुन है, शीशे का टूट जाना एक बुरा शगुन है, ठीक है ना, ख्वाब में फाख्ता को देखना एक अच्छा शगुन है। तो ये शगुन मतलब एक अच्छी बात और बुरी बात का क्यास कर लेना कि ये अच्छा होगा, और ये असल में तो ये एक एंटिक्वाटेड एंड द स्टीरियोटाइप कंसेप्ट्स ऑफ दोज पीपल। वो ये समझते थे कि बिल्ली रास्ता काट ले तो ये मनहूस दिन होता है, और फिलहान रास्ता काट ले तो ये मनहूस दिन होता है। ये सारी क्या है जी? ये सारी स्टीरियोटाइप्स और ओल्ड फैशन और कंजर्वेटिव और एंटिक्वाटेड टाइप ये सारे बिलीफ थे। इनका कोई वैसे हकीकत से कोई लिंक बाय द वे नहीं होता। Alternatively, they might observe the direction in which the fire burned when a sacrifice was made. Sacrifice यानी कि जब वो जानवरों को कुर्बानी किया करते थे तो उस वक्त उनका जो गोश्त होता था उसको जब वो पकाने के लिए जब वो आग जलाते थे तो उस आग की डायरेक्शन से एग्जामिन द इंट्रेल्स। इंट्रेल्स इंटरनल पार्ट्स ऑफ द एनिमल्स होता है, किसी भी एनिमल का इंटरनल पार्ट्स, मसलन इंटेस्टाइन जो है, मुख्तलिफ उसकी आंतें हैं, मैदा है, मुख्तलिफ उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं किसी भी एनिमल के, उनको इंट्रेल्स कहते हैं। इंट्रेल्स ऑफ एनिमल विच हैड जस्ट बीन सैक्रिफाइस्ड एंड बेस्ड जजमेंट्स ऑन द सैक्रिफिशियल बीस्ट विलिंगनेस टू अप्रोच द ऑल्टर। बीस्ट क्या होता है? बीस्ट जानवर होता है। ऑल्टर क्या होता है? कुर्बान गाह, यानी कि वो जगह जिस पे जहां पे उसको सैक्रिफाइस किया जाए, उस जगह की तरफ जाते हुए उस जानवर की विलिंगनेस का भी क्यास करते थे वो लोग। यानी कि वो लोग अल्लाह ताला की मुख्तलिफ, अल्लाह ताला की नहीं, उनके जो खुदा थे उनकी जो मुख्तलिफ सिग्नल्स थे या साइंस थे, उनको वो कैसे समझते थे? उनको वो फ्लैशेस ऑफ लाइट को इंटरप्रेट करके समझते थे, थंडर को देख के समझते थे, फ्लाइट्स ऑफ सर्टेन बर्ड से उनको देखते थे, अंदाजा करते थे। फिर उसके बाद जब वो सेक्रीफाइस होती थी जानवर की तो आग किस रुख में जल रही है, ठीक है, तो आग मसलन फर्ज करें कि आग लेफ्ट साइड पे जल रही है तो वो ये समझते थे कि खुदा हमसे, वो गॉड जो है ना वो हमसे नाराज है। अगर राइट साइड पे जल रही हो तो गॉड हमसे खुश है। यानी इस तरह की वो एक ना वो एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करते थे। Entrails of animals which had just been sacrificed are based judgments on the sacrificial beast's willingness to approach the altar। और फिर वो जो देखते थे जो कुर्बान गाह है जहां पे उस जानवर को कुर्बान किया जाना है उसकी तरफ जाते वक्त उस जानवर की क्या विलिंगनेस है वो उसको भी देख लिया करते थे और उससे क्यास करते थे कि जो खुदा है, जो गॉड है, वो खुश हो रहा है या परेशान हो रहा है, या गॉड क्या चाहता है। वो इस किस्म की चीजों से इंटरप्रिटेशन क्या करते थे गॉड के सिग्नल्स की, गॉड के साइंस की, कि गॉड क्या चाहता है और क्या करने वाला है, वो इसका अंदाजा किया करते थे। अच्छा, उसके बाद द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स वाज पॉपुलर टू, और जो ख्वाबों की ताबीर का सिलसिला था वो भी काफी मशहूर था। एंड सो वाज पामिस्ट्री। पामिस्ट्री क्या होती है? पाम होती है हथेली, ठीक है ना, आपका हाथ के ऊपर जो लकीरें होती है ना उसको देख के कि आपकी शादियां कितनी होंगी, आपके बच्चे कितने होंगे, आपकी बीवियां कितनी होंगी, ये होती है पामिस्ट्री। तो इल्म में इसको पामिस्ट्री कहते हैं। द मोस्ट नोटेबल सूटसेयर्स ऑफ, और जो पामिस्ट्री जो लोग देख रहे होते हैं, कभी आप उनसे ये पूछें कि अच्छा आप अगर इतने अहले इल्म हो तो आप इधर क्या कर रहे हो, ठीक है ना, अपनी किस्मत का अंदाजा अगर आपको लग चुका है तो आपको अच्छा सा काम कर लेते, आपको तो पता था कि हमारी किस्मत क्या है। यानी कि ये एक कभी इल्म था, अब नहीं है। द मोस्ट नोटेबल सूटसेयर्स ऑफ एंशिएंट ग्रीस वर टायरिसियास, कैलकास, हेलिनस, एम्फेरियास एंड कैसेंड्रा, ठीक है ना जी, ये इसके नाम्स हैं जी कि ये उनके नोटेबल सूटसेयर्स थे काफी। इनका अगर आप नाम डिक्शनरी में या गूगल पे टाइप करेंगे तो ये इनका नाम जो है ना ये काफी वाकई मशहूर हैं। अच्छा, उसके बाद हमने प्रेस ही चूंकि डिस्कस करनी है, मेरा ये टॉपिक नहीं है कि मैं इसके ऊपर शुरू हो जाऊं कि एंशिएंट ग्रीक में क्या होता था और वो टायरसियास जो था, जो कैलकास था, जो हेलिनस था, इनका क्या काम था, ये मेरा टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हाउएवर देयर वर अबंडेंट इंस्टेंसेस इन विच gods did not manifest themselves to the faithful in the forms of signs but spoke directly to an intermediate who was for a short time was overcome by a divine mania। उस divine mania, ठीक है ना, वो ये कह रहा है कि there were abundant instances, बहुत सारी मिसालें ऐसी भी हैं in which gods did not manifest,
जो खुदा थे ना वो अपने वो इजहार नहीं करते थे, मैनिफेस्ट मतलब इजहार करना, देमसेल्व्स अपना, टू द फेथफुल इन द फॉर्म्स ऑफ साइंस, कि वो साइंस की सूरत में अपना इजहार नहीं करते थे, बट सपोक डायरेक्टली टू एन इंटरमीडिएट, और वो जो दरमियान का शख्स था ना उसके साथ वो डायरेक्ट बात कर लेते थे, वो जो जो खुदा थे ना वो डायरेक्ट बात कर लेते थे। हु वाज फॉर अ शॉर्ट टाइम वाज ओवरकम बाय डिवाइन मैनिया, ये उस शख्स की बात हो रही है कि वो मैनिया असल में क्या है, ये मैनिया जो है ना, मैनिया ये एक बीमारी होती है जिसमें आप ना बिल्कुल खुश खुश आप हंस रहे होते हैं, बिल्कुल कोई बात करे तो आप हंस पड़ते हो, ठीक है ना, ये एक जज्बाती सी एक कैफियत का नाम है, ठीक है ना। तो डिवाइन मैनिया जो शख्स होता है ना उस दौर में, तो वो ना काफी एक अजीब सी कंडीशन में बैठा होता था, और वो अकेले बैठ के हंस रहा होता था, तो लोग ये समझते थे शायद खुदा इसके साथ बातें कर रहा है, और वो ये खुदा की बातें सुन के हंस रहा है, और एक ना एक दीवानगी की हालत में बैठा है, तो ये डिवाइन मैनिया है, ठीक है। एंड ट्रांसेंडेड हिज ओन ह्यूमन एसेंस, ट्रांसेंडेड क्या होता है ना कि दूर चले जाना, कि वो जो उसका जो ह्यूमन एसेंस है ना, जो एक आम इंसान का एक जो रवैया होता है वो उससे बहुत दूर निकल जाता था, बहुत दूर चला जाता था, क्योंकि वो तो खुदा के साथ बातें कर रहा होता था ना, इस सेंस में वो तो ये एक माफूकुल फितरत चीज बन जाया करता था उस वक्त, यानी कि बाकी इंसानों की तरह उसका रवैया नहीं होता था, उसका जो एक बॉडी लैंग्वेज थी, उसका जो बैठने का स्टाइल था वो बाकी इंसानों से टोटली डिफरेंट था। सो दैट्स वाई इसको ट्रांसेंडेड हिज ओन ह्यूमन एसेंस, यानी वो जो ह्यूमन एसेंस, एसेंस क्या होता है, एसेंस होता है किसी भी चीज का बेसिक, बेसिक और किसी भी चीज की बेसिक नेचर, ये होता है एसेंस। ह्यूमन एसेंस क्या है, ह्यूमन एसेंस तो ये है कि ह्यूमन जो है ना वो बैठता है, बात करता है, नॉर्मल सी बातें करता है, तो अगर वो एक इंसान उस ह्यूमन एसेंस से बाहर निकल जाए तो इमेजिन करें कि उसकी क्या हालत होगी। तो इस सेंस में उसको कहा गया कि वो तो ट्रांसेंडेड हिज ओन ह्यूमन एसेंस, वो तो अपने ह्यूमन एसेंस से भी बहुत दूर निकल गया। हियर द प्रॉफिट आर मोर यूजुअली द प्रॉफिटेस, और आप यहां से भी अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे मजहब इस्लाम के तहत 1,24,000 कमोबेश पैगंबर आए, और 1,24,000 ही कमोबेश सहाबा कराम आए। अच्छा, 1,24,000 पैगंबर जो हैं उनमें से एक भी फीमेल प्रॉफिट नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये हम ग्रीक की बात कर रहे हैं, ग्रीस की बात कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉफिटेस का भी जो है ना वो जिक्र है, यानी कि फीमेल प्रॉफिट, प्रॉफिट्स में मतलब इसका क्या है जी, फीमेल प्रॉफिट। इंटर स्टेट ऑफ एक्सटेस, ये एक्सटेसिक जो है ना मतलब स्टेट ऑफ हैप्पीनेस आप इसको कह सकते हैं। इंटर स्टेट ऑफ एक्सटेसे, एक्सटेसे इन विच ही और शी डिलीवर्ड द मैसेज फ्रॉम द गॉड्स टू द सप्लिएंट्स। सप्लिएंट्स यहां पे कौन है, सप्लिएंट्स वो लोग हैं जो उस प्रॉफिट की तरफ देख रहे होते थे कि गॉड ने क्या कहा है, हमें बताया जाए, ठीक है ना। वो तो उसके जो जो थे ना, दूसरे लफ्जों में उस प्रॉफिट के या उस प्रॉफिटेस जो है उनके मुताबिक, वो तो जो लोग थे ना, जो 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 बेचारे अनपढ़ लोग थे, जो जहल लोग थे, जिनको कोई पता नहीं था कि खुदा क्या कह रहा है, खुदा क्या कहना चाहता है, वो देख रहे होते थे प्रॉफिट की तरफ कि हमें बताया जाए कि खुदा ने क्या कहा है, ठीक है ना। सप्लिएंट्स मींस कि वो लोग जो अपनी जरूरियात पूरी करवाने के लिए या किसी भी बात का पता करवाने के लिए उस प्रॉफिट के पास मौजूद होते हैं, ये पता करने के लिए कि खुदा ने तुझे क्या कहा है, वो होते हैं सप्लिएंट्स। यानी कि दूसरे लफ्जों में बैठे हुए वो लोग जो इस इंतजार में हैं कि खुदा ने क्या कहा है, वो खुदा ने बात किसको बताई है, प्रॉफिट को बताई है, प्रॉफिट ने फिर आगे उन लोगों को बतानी होती है। दीज प्रैक्टिसेस फॉर फोरसीइंग द फ्यूचर वर द बेसिस ऑफ ऑन विच द एंशियंट ग्रीक ओरेकल्स ऑपरेटेड। ये सारी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर जो ग्रीक के जो ओरेकल्स थे वो ऑपरेट करते थे। इन्हीं बातों के ऊपर वो ओरेकल्स जो है ना, जो लोग थे जो फ्यूचर प्रेडिक्शन करते थे, जो हमने ऊपर बातें पढ़ी हैं, इन्हीं बातों को मद्देनजर रखकर वो फ्यूचर प्रेडिक्शन किया करते थे और खुदा के साथ बातें किया करते थे। ईच ओरेकल वाज लोकेटेड विद इन अ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड सेंचुरी, सेंचुरी एक बिल्डिंग को कहते हैं, एंड वाज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद वन और अदर ऑफ द गॉड्स। जो हर एक ओरेकल है ना, हर एक ओरेकल वो उसका अलहदा से खुदा हुआ करता था। अपोलो वाज द आर्किटाइपल सूथसेयर फॉर द ग्रीक्स, ये जो अपोलो था ये एक सूथसेयर था, एक शख्स का नाम था। अपोलो वाज द आर्किटाइपल, आर्किटाइपल मतलब अंतहाई यूनिक इंसान था। तो फॉर द ग्रीक्स उनके लिए द गॉड हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वेइंग टू मॉर्टल्स, मॉर्टल्स कौन लोग होते हैं, मॉर्टल होते हैं, मैन इज मॉर्टल, मैन इज नॉट मॉर्टल, कि मॉर्टल होता है फानी, फना होने वाला, खत्म हो जाने वाला।
तो एक जो द गॉड हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वेइंग टू मॉर्टल्स द डिसीजंस प्रोनाउंस्ड बाय जियोस, ये जियोस भी उस जमाने का एक सूदसियर था, एक शख्स था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द ओरेकल्स, इन तमाम ओरेकल्स में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट एट द डेल्फी, डेल्फी उनकी एक प्लेस का नाम है, डिलीवर्ड द मैसेजेस विद द इंटरवेंशन ऑफ अपोलो व्हाइल द ओल्डेस्ट दैट आर डोडोना फंक्शन विद द असिस्टेंस ऑफ द जियोस। ठीक है ना, इसमें जो है ना वो उन्होंने जिक्र किया है कि अपोलो और जियोस ये दोनों जो थे ना, ये उनके बड़े एक सूदसियर थे, और डेल्फी उस प्लेस का नाम था जिसके ऊपर ये सारे वो ओरेकल्स किया करते थे, फ्यूचर प्रेडिक्शन किया करते थे। तो ये थी जनाब एक प्रेसी का एक खुलासा। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, गाइडलाइंस टू राइट अ गुड प्रेसी, एक गुड प्रेसी लिखने की क्या गाइडलाइंस हो सकती हैं। नेवर यूज योर ओन ओपिनियन, कभी भी अपनी ओपिनियन इस्तेमाल मत करें। नेवर मिस और लीव द मेन आइडियाज, मेन आइडियाज को मिस मत करें। अच्छा, उसके बाद है कि नेवर यूज एग्जांपल्स एंड सीरीज ऑफ एटम्स इन प्रेसी, प्रेसी में कभी भी सीरीज ऑफ एटम्स और एग्जांपल्स का इस्तेमाल मत करें। नेवर यूज पर्सनल प्रोनाउंस जो प्रेसी आई वो यू दे का इस्तेमाल मत करें। नेवर डिसमेंटल द फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन राइटिंग, जो उस प्रेसी पैराग्राफ की जो एक फ्लो है ना बात करने का, उस फ्लो को कभी भी डिसमेंटल ना करें, कभी भी उसको बुलडोज ना करें, कभी भी उसको डिसरप्ट ना करें, क्योंकि उसका एक मैसेज होता है बात करने का। तो वो जो मैसेज होता है ना उसका बात करने का, उस मैसेज के तहत बात करो, और उसमें कोई भी ऐसा फैक्टर ना हो कि वो आपका वो जो उसका मैसेज है ना कन्वे करने का फ्लो है जो उसका, वो कभी भी टूट ना पाए। ठीक है, राइट प्रेसी इन द टेंस ऑफ ओरिजिनल पैसेज, हाँ जी बिल्कुल, टेंस जो ओरिजिनल पैसेज में यूज किया गया उसी टेंस में आप प्रेसी लिखो। ऑलवेज राइट 1/3 ऑफ ओरिजिनल पैसेज, रीड अगेन एंड अगेन द ओरिजिनल पैसेज, फर्स्टली मेक प्रेसी ऑन रफ पेज बट एलिमेंट ऑफ टाइम शुड बी टेकन सीरियसली, और रफ पेज के ऊपर पहले इसको बनाओ, लेकिन इसमें यह है कि टाइम का ख्याल जरूर किए करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप रफ पेज पे बनाते बनाते आपका टाइम ही खत्म क्यों ना हो जाए। तो टाइम का मैनेज करना ये आपकी अपनी सरदर्दी है। देयर शुड बी नो कटिंग और इरेजिंग इन द प्रेसी, कोई कटिंग शटिंग नहीं होनी चाहिए आपकी प्रेसी में, प्रेसी आपकी बिल्कुल साफ और क्लियर होनी चाहिए। ऑलवेज राइट योर प्रेस इन इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन में लिखो। नेवर यूज आई ई और ई डॉट जी और ई टी सी, इस किस्म की चीजों का इस्तेमाल मत करो। योर प्रेसी शुड बी एरर फ्री, आपकी प्रेसी में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए। योर प्रेसी शुड बी अ जिस्ट ऑफ होल पैसेज, आपकी पूरी जो प्रेसी है वो जिस्ट ऑफ होल पैसेज होना चाहिए, उस पूरे पैसेज को वो डिपेक्ट कर रही हो, रिप्रेजेंट कर रही हो, और उस पूरे पैसेज की बात में और आपकी प्रेसी की बात में एक राय बराबर भी फर्क नहीं होना चाहिए। इफ अ पर्सन रीड ओरिजिनल पैसेज एंड देन रीड योर प्रेसी, ही शुड फील दैट देयर इज नथिंग मिस्ड इन द प्रेसी व्हिच इज नॉट मेंशन्ड इन द ओरिजिनल पैसेज। अगर आपने एक शख्स ने आपका प्रेसी पढ़ी है और पहले ओरिजिनल पैसेज पढ़ा है फिर आपकी प्रेसी पढ़ी है, तो वो ये समझे कि इनमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, एक ही बात हुई है, उसको कोई ऐसा आइडिया ना हो जो मेन पैसेज में हो, ओरिजिनल पैसेज में हो और आपकी प्रेसी में मिस हो, कोई भी ऐसा मेन आइडिया नहीं होना चाहिए। ऑलवेज राइट द टाइटल इन द बिगिनिंग, और आपका टाइटल जो है ना वो हमेशा शुरू में होना चाहिए। ऑलवेज राइट वन टाइटल, हमेशा एक टाइटल लिखो। नेवर मिस द बिल्डिंग ब्लॉक्स सेंट्रल आइडियाज ऑफ द प्रेसी, अपने प्रेसी की सेंट्रल आइडियाज और अपनी प्रेसी के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनको कभी भी मिस मत करो। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, ये मेन आइडियाज हैं। ठीक है, ये जो चीजें मैंने हाईलाइट नहीं की, ये चीजें ये इस प्रेसी की मेन आइडियाज नहीं है, ये फालतू बातें हैं, इसमें एक कनेक्शंस हैं, जस्ट ये मेन आइडियाज नहीं है। ये उसने जस्ट अपनी बात को ना बढ़ाया है, अपनी बात को एक्सटेंड किया है। इसके अलावा ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये आप इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रेसी कह लो, या फिर आप इनको कह लो कि मेन आइडियाज ऑफ प्रेसी। हमेशा प्रेसी आपके मेन आइडियाज के ऊपर होती है। जो है ना उस प्रेसी पैसेज में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो रेलिवेंट नहीं होती, जिस तरह मैंने आपको मौलाना रूम की कोटेशन सुना दी है, दैट वाज नॉट रेलिवेंट। जब आप प्रेसी बनाओगे तो वो कोटेशन आप उसमें नहीं लिखोगे क्योंकि वो रेलिवेंट ही नहीं थी, मैंने तो जस्ट बाय द वे आपको सुना दी है। इसी तरह ये जो है ना ये बातें ये रेलिवेंट, उसने जस्ट एक कनेक्शन तो क्रिएट कर दिया है, लेकिन हमारी प्रेसी के साथ इनका कोई लिंक नहीं बनता, ये हमारी प्रेसी की मेन आइडियाज का पोर्शन नहीं है, तो हमने इनको इग्नोर करना होता है। और मैंने जो सीरीज की बात की है ना, अगर प्रेसी में इस किस्म की सीरीज हो, जैसे कि एंशिएंट ग्रीस वर टायरसियास और कैलकास और हेलिनास और एम्फियरस और एंड कैसेंड्रा। ठीक है, ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट हमने इस किस्म की लिस्ट हमने प्रेसी में नहीं लिखना होती, और ना ही हमें इनको लिखने की कोई नीड होती है। ये जस्ट वो आपको चेक कर रहा होता है कि क्या इसको प्रेसी लिखने के रूल्स का पता है या नहीं है। तो इसके बाद अच्छा, ये थे जी बिल्डिंग ब्लॉक्स द मेन आइडियाज ऑफ प्रेसी।
अब देखें जी हमने प्रेसी आपके लिए कैसे बनाई है। प्रेसी के जो ओरिजिनल पैसेज के जो वर्ड्स हैं वो हैं जी 341 वर्ड्स हैं, और हमारी प्रेसी के वर्ड्स कितने हैं जी 113। अगर आप 341 का निकालें 1/3 तो वो बनता है जी 113 डॉट समथिंग, यानी कि 113 डॉट समथिंग वर्ड्स बनते हैं आपके प्रेसी के 1/3 जो है। तो हमारी 1/3 ही है एग्जैक्टली, इसमें एक वर्ड का भी ऊपर नीचे नहीं हुआ। ये वैसे बाई चांस हो गया है, कोई एक वर्ड भी ऊपर नीचे नहीं हुआ। तो हमने इसका टाइटल दिया जी ओरेकल्स ऑफ एंशियंट ग्रीक। ये है इसका टाइटल, क्योंकि ये ओरेकल्स ऑफ एंशियंट ग्रीक की बात कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये जो उसने शुरू में बात किया ना, शुरू में जो उसने बात किया है कि fear of human beings when faced with the mysteries of life and their weakness by comparison with the vastness of nature and created in them and need to communicate with the divine with the superior powers which they believed regulated the universe and determined their own fates। ये जो शुरू की बात है ना, knowledge of the wishes of the gods who was always a sure guide for human behavior, ये शुरू की बात उसको ना स्टूडेंट को डिस्टर्ब करती है, कंफ्यूज करती है कि ये पता नहीं किसके मुतालिक बात हो रही है। मैंने आपको आइडेंटिफाई करके दिया है कि ये बात हमारे इस्लाम की या हमारे मजहब की नहीं है, बल्कि ये एंशियंट ग्रीक की बात है। और एंशियंट ग्रीक में उसने क्या डिस्कस किया है, उसने इस पूरे पैसेज में ओरेकल्स ऑफ एंशियंट ग्रीक डिस्कस किए हैं। अगर आप इसका देखें तो सबसे बेस्ट टाइटल बनता है कि ओरेकल्स ऑफ एंशियंट ग्रीक। अच्छा, उसके बाद हमने क्या प्रेसी बनाई है, हमने तरतीब मलहूज खातिर रखी है और आपने पूरा पैसेज पढ़ा है। हमने प्रेसी बनाई है जी वेरियस फैक्टर्स डिपेक्ट द नीड टू कम्युनिकेट विद द डिवाइन, और हमने भी डिवाइन छोटे डी वाला इस्तेमाल किया है। एंड मेनी लीड टू नोइंग द विशेस ऑफ गॉड्स, और बहुत सारे फैक्टर्स आपको ना विशेस ऑफ गॉड्स का भी पता लगा के दे सकते हैं। द सूथसेयर्स ऑफ एंशियंट ग्रीस डिड ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्लूज, क्लूज मतलब इशारे, ऑफ द गॉड्स बाय एक्सप्लेनिंग द डिफरेंट मूड्स ऑफ लाइटिंग, थंडर एंड फ्लाइंग ऑफ प्रे बर्ड, सेमीकोलन, द सैक्रिफाइस ऑफ एन एनिमल, द डायरेक्शन ऑफ फायर बाय ऑब्जर्विंग इंटरनल पार्ट्स ऑफ बीस्ट, विलिंगनेस ऑफ एनिमल टू द आल्टर, और ओनेरो क्रिटिसिज्म ख्वाबों की तबीर के लिए एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एंड आगोरे, आगोरे मतलब पामिस्ट्री, वर वेज टू एक्सप्लेन गॉड्स विल, मोस्टली गॉड्स डिड नॉट शो देयर विलिंगनेस बाय साइंस। आमतौर पर ऊपर प्रेसी में लफ्ज यूज हुआ है अबंडेंटली, इन अबंडेंट वे यूज हुआ है, मोस्टली हमने यहां पे यूज किया, यानी कि अक्सर गॉड्स डिड नॉट शो देयर, डिड नॉट ये हम माजी की बात कर रहे हैं और प्रेसी का टेंस भी क्या था, माजी ही था। गॉड्स डिड नॉट शो देयर विलिंगनेस बाय साइंस, गॉड जो थे वो अपनी जो विलिंगनेस है वो साइंस के जरिए अक्सरों का शो नहीं किया करते थे। एंड दे डायरेक्टली डिड कम्युनिकेट विद मेल और फीमेल प्रॉफिट, each oracle was fixed for a certain god, Apollo and Zeus were most effective soothsayers for ancient Greek। ये है जी प्रेसी। इसके अलावा आप पूरा पैसेज पढ़ें और हमारी ये प्रेसी पढ़ें। इसमें कोई मेन आइडिया अगर हमने मिस किया है या हमने कोई बात मिस की है तो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइए। और ये होती है प्रेसी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आपका कोई अजीज, कोई आपका रिश्तेदार, आपका कोई कुछ भी ऐसा दोस्त अगर तैयारी कर रहा है प्रेसी की, उसको परेशानी है, टेंशन है, तो काइंडली उसके साथ ये लेक्चर शेयर करें। और शेयर करने में कंजूसी मत किया करें। और मैं भी तो आपके साथ शेयर कर रहा हूं ना, लोग नहीं करते। और यकीन मानिए शेयर करने से आपका नॉलेज बढ़ता है, कम बिल्कुल नहीं होता। ये एक सदका होता है, ये एक नेकी होती है अपने मुल्क के लोगों के साथ, अपने वतन के लोगों के साथ। ये एक मैं समझता हूँ कि इबादत है। और इसमें छोड़ें दुनिया के लालच को, दुनिया के पैसे को, ये सब चीज़ें फजूल होती हैं। इंसान का करैक्टर और इंसान का किरदार जो है ना वो जिंदा रह जाता है। इंसान की कुछ भी जिंदा नहीं रहता, ना बैंक बैलेंस जिंदा रहता है और ना कुछ और जिंदा रहता है। तो खुश रहा करें और नॉलेज शेयर किया करें, पॉजिटिविटी, मुस्बत चीज़ें शेयर किया करें। और नेगेटिव थिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स काइंडली उनको शेयर मत किया करें, उनको किल किया करें अपने माइंड में। और हमेशा एक मुस्बत सोच और एक मुस्बत इंसान के तौर पर जिंदगी बसर करें। और अपने मुल्क और अपने वतन के साथ मोहब्बत और इश्क करें। अपने वतन के साथ कभी भी बेवफाई मत करें। पैसे को ठोकर लगाएं, इंसान की कदर करना सीखें। और उसके बाद आपके लिए मैं बेस्ट विशेष, आपके लिए दुआ करूंगा। और आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं भी कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो वो क्वेश्चन जरूर पूछिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे पंक्चुएशन की हम सीरीज शुरू करने वाले हैं। आप
मैं आपको पंक्चुएशन का बहुत डिटेल के साथ बताऊंगा कि पंक्चुएशन क्या होती है। तो अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।